बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को गो अहेड दिया था कि आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो हम अपने एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। वो बैकडोर क्या राब्ते हुए, उनके क्या नताइज निकले, इस हवाले से आपको वीलॉग में हम बताएंगे। शहर इक़्तिदार में इस टाइम हलचल है, किस किस्म की हलचल है, गवर्नमेंट साइड पे क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या देख रही है और फिर पीटीआई के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये भी कोशिश करेंगे इस व्लॉग में कवर करें। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक अहम तरीन जज हैं, वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फैसला लिखा था और उस फैसले में अपनी राय का इजहार किया गया था। एक सुप्रीम जो कोर्ट में एक आईनी बेंच की मीटिंग के बाद फैसला ये किया गया है कि उनको हटाया जाएगा। उसकी क्या कहानी है वो भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी टीम को जो गो हेड दिया था कि आप मुज़ाकरात करें, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब 2 घंटे उनकी इमरान खान से मुलाकात होती है, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें वो जाते हैं, पार्टी के मुतालबात और पार्टी की बातें सामने रखते हैं, जहाँ पे DGI और आर्मी चीफ भी बैठे होते हैं, और उसके बाद एपेक्स कमेटी से वापस आते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान से एक तवील मुलाकात होती है और आपसे कुछ देर कबल अली अमीन साहब ने इंतहाई अहम एक ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि एहतजाज जो है वो होगा और एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिर इन बैकडोर राब्तों में क्या बात हुई, क्या इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम दिया गया और उनको क्या जवाब मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। हम कुछ डेवलपमेंट्स तो देख रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई कुछ अरसे के फासले पे रिहाई से, उसकी वजूहात हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि अभी एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब पे कोई करप्शन का केस नहीं है जिसमें उनको ज़मानत या वो मुकदमा ख़त्म ना कर दिया गया हो। तकरीबन 9 ऐसे केसेस हैं जो कि इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 9 मई के मुकदमात। लेकिन 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी एक फैसला हाई कोर्ट से ही आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे शख्स को जो कि उस टाइम जेल के अंदर मौजूद हो, उसको कैसे नामजद कर दिया जाता है मुकदमात में, और उसके हवाले से किस तरह से मुकदमात सप्लीमेंट्री तौर पर बना दिए जाते हैं जबकि वो तो उसमें मौजूद ही नहीं था और उस तोड़ फोड़ का हिस्सा ही नहीं था। तो बड़ा वाज़ेह लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर इसमें मौजूद है। लेकिन आज जब इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 में जो फैसला आया, अब से कुछ देर कबल उसकी जो है जो आप ये कह सकते हैं रिटर्न ऑर्डर भी आ गया, जिसमें जो जज हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो लिखते हैं कि फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, इमरान खान साहब की जमानत को मंजूर किया जाता है और इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से तफसीली वजूहात बाद में आएंगी। तोशा खाना 2 में उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट ये किया कि इमरान खान साहब अपनी हर पेशी पर अपेयर होंगे और इस जमानत का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी एक तरफ इमरान खान साहब के सारे मुकदमात जो हैं करप्शन के हवाले से जो चार्जेस लगाए गए थे, जी फलां घड़ी चोर, फलां तो बल्गारी सेट चोर, तो 190 मिलियन पाउंड का साइफर लहरा के उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा राज मुल्क का अफशा कर दिया है, उन तमाम मामलात में तो इमरान खान साहब को ग्रीन चिट मिल गई है। लेकिन वो मामलात जो कि 9 मई के हवाले से बनाए गए थे, मैं अभी बताता हूँ, 62 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, और जो 8 केसेस थे आज इस फैसला आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जमानत लगी हुई थी इमरान खान साहब की, लेकिन वो मुस्तरद हो चुकी है। तो इसका मतलब है ये कि अभी सिर्फ तोड़ फोड़ के 9 मई के मुकदमात के नॉन सब्सटेंशियल केसेस जो कि पुलिस ने खुद डाले हुए होते हैं वो इमरान खान साहब पे पेंडिंग है। अदरवाइज कोई सब्सटेंशियल केस इमरान खान साहब उसमें अंदर नहीं है, मतलब यानी उन पर कोई वो चीज़ नहीं डाली गई, वो मामला नहीं है कि जो इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए, काफ़ी अरसे तक अंदर रखने के लिए इनफ हो। आज एक एंकर साहब की हम ट्वीट पढ़ रहे थे और उन एंकर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, इमरान खान साहब का जो केस है, इसमें अदालतों से फैसला आना, रिहाई का, अदालतों से जमानतें हो जाना मैटर नहीं करता, इसमें मखसूस हालात और पॉलिसी मैटर करती है। जैसे ही वो चेंज होंगे तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये एंकर मुनीफ फारूक साहब हैं जो कि बड़े वोकल हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। यानी एक बात तो एंकर साहब ने खुद तस्लीम कर ली कि इमरान खान साहब पे बनाए गए तमाम मुकदमात का ताल्लुक अदालत से नहीं है। इसका मतलब अदालत से नहीं है तो उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं की, उसका ताल्लुक मखसूस हालात से। मखसूस हालात का मतलब यह है कि जो लोग इमरान खान साहब को इस टाइम पावर कॉरिडोर में वो बैठे और इमरान खान साहब को नहीं देखना चाहते, उन्होंने इमरान खान साहब को कैद किया हुआ है। तो सर, किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस
क्लॉज के तहत उन्होंने कैद किया हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि मखसूस हालात होंगे तो पाकिस्तान का आलमी है ये, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सियासी लीडरान को इसी तरह कैद किया जाता रहा जब वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए थ्रेट बनते रहे। तो इसी के खिलाफ तो लोग एक जिद्दोजहद करें और लोग लड़ें। और इस फाइनल कॉल के हवाले से इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम आया वो ये है कि आप लोगों ने डटे रहना है और इससे पीछे हटना नहीं है। बार बार अपील की जा रही है तहरीके इंसाफ के जो बाहर फॉरेन अकाउंट्स हैं, जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, इस हवाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉज में कंट्रीब्यूट करें। और हम एक जंग का सा समा इस टाइम डी चौक पे देख रहे हैं। अगर राइट नाउ एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल डी चौक पे बनती जा रही है, डी चौक पे एक तरफ तो हमें पुलिस मार्च करती हुई नज़र आ रही है, दूसरी जानिब जो इतलात हैं वो ये हैं कि रेंजर्स और एफसी को बुला लिया गया है और रेंजर्स और एफसी के 1400 एहलकार इस्लामाबाद में तैनात होंगे। इस टाइम इस्लामाबाद के रेड जोन की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगह पे कंटेनर्स रखने शुरू हो गए हैं। एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो कंटेनर साइड पे रख दिए गए हैं। ट्रैफिक को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अटक के डीपीओ ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि आप 1.5 लाख भी लोग ले आए तो 2.5 लाख की हमारी आगे नफरी खड़ी होगी, आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद आपके रास्ते बंद होंगे, शहरियों को अजियत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जिट नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसको एक जंग की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस वहां पे नारेबाजी कर रही है, ऐसा लग रहा है वो किसी जंग किसी से लड़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ताकतवर है उनसे, और कोई ऐसा उन पर यलगार होने वाली है जिससे वो बच नहीं पाएंगे या वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनका जो सामना होना है वो द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लोगों आम आवाम से होना है, वो जिनकी खिदमत के लिए जिनके टैक्स पेयर पे जिनके टैक्स पेयर से उनको तनख्वाह मिलती है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट एक डेवलपमेंट है शहर इक़्तिदार में। जो मैंने आपको बात कही थी कि पीछे बैकडोर क्या बातें हुई हैं, तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया था वो यही था कि आप जो है हमारी पार्टी पे हमारी पार्टी को ज़ुदुकोप किया जा रहा है, हमारी पार्टी को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, हमारी पार्टी पे एक ट्रैक डाउन का सिलसिला मुसलसल है, उसको कम करें, हमको स्पेस दी जाए, हमको पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 के हवाले से इस पे आएँ आप और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। खैर ये तो इमरान खान साहब का बुनियादी मुतालबा था, खसूसन पंजाब के हवाले से, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब से फ़र्क पड़ रहा है। केपी तो निकल आता है लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतहर्रिक नहीं हो रही। वहाँ की उसकी वजूहत ये हैं कि उधर के मेन लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो इस टाइम जेलों में पड़े हुए हैं। और जिसमें जो इमरान खान साहब के वफादार हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात कर लें, वहाँ पे उमर साहब की बात कर लें, उमर सरफराज चीमा साहब की, महमूदुर रशीद साहब की बात कर लें, तो जो पंजाब है असल क़यादत वहाँ से निकलनी है। और पंजाब से अगर लोग निकले तब तहरीक इंसाफ का जो है जलसा वो कामयाब हो सकेगा। एपिक्स कमेटी में भी यही बात की गई थी कि पंजाब से आप अपने लोगों को निकालें, कि पेशावर से क्यों ला रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो एक अगर बैठकर कमरे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, वहाँ पे भी पुलिस जो है वो छापा मार देती है। आज से कुछ दिन कबल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास किया जिसमें जो दहशतगर्दी कोर्ट के जजेस हैं उनको खसूसी तौर पर हदायत जारी की गई कि आपने किसी के प्रेशर में फैसले नहीं करने। उन फैसलों का ये नतीजा हुआ है कि आज रावलपिंडी बेंच में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन लोगों को बरी कर दिया गया जिन्होंने फौज के हक में, जिन्होंने सालिशमेंट के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से दस्तबरदार हो गए थे, और उन तमाम लोगों की जमानतें मुस्तरद हो गई जो कि 9 मई पे कायम थे। तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी हदायत के बाद ये कुछ हो रहा है। जो इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस हैं वो ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो सबसे बड़ी जो इस टाइम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमें कुछ हद तक तो कुछ लोग जो हैं वो नज़र आ रहा है कि वो एक पॉलिसी होती है ना कि आप कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जिसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए टॉप हिरार्की की, तो एपेक्स कमेटी के अंदर आर्मी चीफ ने ये कहा था कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे अगर पाकिस्तान की मौशी राह में आप रुकावट डाल रहे हैं या मौशी राह में आप
کی وجہ سے کوئی بھی ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے نتائج آپ کے بھگتنے ہوں گے. تو یہ اشارہ بڑا واضح تھا کہ جو علی امین صاحب بات کر رہے تھے, جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا, وہ جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تیار نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بڑا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک گیننگ پوزیشن میں کس طرح سے عمران خان صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب کے اوپر ابھی کوئی بھی کرپشن کا کیس اس طرح سے نہیں ہے. لوگوں میں ایک بیانیہ مضبوط بن گیا ہے کہ اب یہ کرپٹ نہیں ہے, اسے حالات کے تحت رکھا گیا ہے. پھر عمران خان صاحب کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ فائنل کال ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی رائٹ ناؤ جیل میں, اور عمران خان صاحب کی کال پر جو ہے حرکت پورا پاکستان بند ہو رہا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی پاور, اپنے مسل شو کر رہا ہے, اور وہ مجبور کر رہا ہے ملک میں تمام بیٹھے ہوئے اداروں کو, ملک میں تمام بیٹھی ہوئی اشرافیہ اور انتظامیہ کو کہ وہ اس کے ساتھ بات کریں اور اس کی جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کی یہ بہت ایک بیٹر گیننگ پوزیشن ہے, جس میں وہ جیل سے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں, حکومت کے لیے فس بھی کریٹ کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک نت ڈالی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ون ون سچویشن میں آ رہا ہے. اگر عمران خان صاحب اور پارٹی اس احتجاج کو لیڈ کرتے ہیں, اس احتجاج کو نو ڈاؤٹ کیوس ہوگا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسی کیوس کے باعث جو ہے اس میں اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو اس وجہ سے اس احتجاج کی طرف جایا جا رہا ہے, اور یہی اسٹریٹجی ہے. جو پارٹی کے کچھ اہم ترین لوگ ہیں, ہماری جب ان سے بات ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے یہ نتیجہ ڈرائیو کیا کہ یہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. جو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, اس پہ کوئی جان نہیں ہے اس میں. اب جو ہے وہ لڑائی ٹھہری ہے, اور اس لڑائی میں دیکھتے ہیں کہ جس کے مسل سٹرونگ ہوں گے, جس کے نرو سٹرونگ ہوں گے, وہ اس لڑائی کو جیتے گا. عمران خان صاحب ایک لمبی لڑائی کے لیے رضامند ہیں, اور لمبی لڑائی کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ ہر ٹائم فائنل کال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی ٹاسک ہو اسے فائنلٹی کے طور پر انجام دیا جائے. لیکن دیکھیں پچھلے مہینے انہوں نے کال دی, اس کے بعد وہ کال ناکام ہوئی, اس کے بعد دوبارہ ایک کال دے دی گئی. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اگر فائنل کال نہ بھی ہوئی تو اس کے بعد بھی کیوس جو ہے وہ کریٹ رہے گا, اور عمران خان صاحب ہار ماننے والے نہیں ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آگے بنتی جا رہی ہے. جو ملٹری کورٹ ڈیسیجن ہے, اس ملٹری کورٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا, جس کو جو آتھر تھے وہ جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس عائشہ ملک کا بھی اس میں کنٹریبیوشن تھا, جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھے. اس میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ جو 9-10 مئی کے جو سیویلینز ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. البتہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ایکسیپشن یہ لی تھی کہ جو باقی 4 لوگ تھے انہوں نے اس لاء کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا جس کے تحت سیویلینز کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیا جاتا ہے. 2D1 ہے اور 2D2 ہے. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی نے ایکسیپشن یہ لی تھی, انہوں نے کہا اس لاء کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا تھا, البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ ان لوگوں کا ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے جوڈیشل کمیشن کا جو آئینی بینچ ہے, آج اس کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان, مندوخیل محمد علی مظہر صاحب شامل تھے. وہ 3 اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا جائے. جوڈیشل کمیشن اس میں 7ویں رکن کا تعین کرے, کیونکہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کیس میں اپنا فیصلہ چونکہ سنا چکی ہیں, اس کیس میں ان کے ایک رائے واضح ہے, تو اب ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے اور اس ایکسکلوژن کے بعد نیا ممبر ڈالا جائے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ایک بہت ووکل ہیں تمام معاملے پر, ہمیں پتہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے کیمپ کی بنتی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے وہ ان 5 ججز میں بھی شامل تھیں, جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو فل کورٹ ریفرنس ہے ان میں شریک نہیں ہوئے. پھر جسٹس عائشہ نے امپورٹنٹ فیصلے میں اپنی رائے بھی دی, اور پھر ملٹری کورٹ کے حوالے سے وہ ایک اپنی رائے رکھتی ہیں اور اپنا فیصلہ دے چکی ہیں. اس وجہ سے ان کو ابھی ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. دوبارہ سے جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا. جوڈیشل کمیشن کون سا کمیشن؟ وہی کمیشن جس میں حکومت کی اکثریت زیادہ ہے, یعنی ملٹری کورٹ کیسز اب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے ججز نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, بلکہ وہ ججز ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ اس ٹائم حکومت کی لائن ٹو کر رہے ہوں گے. اور جوڈیشل کمیشن میں جن لوگوں کو اکثریت حاصل ہوگی وہ حکومت ہے, اور وہ اپنے ہم آہنگ ججز کو
اس میں لائے گی اور فیصلہ کرائے گی. تو یہ ہونے جا رہا ہے. فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.